हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ देखेंगे जो हमने हीट एंड टेम्परेचर के कल थ्योरी और कुछ पीवाईक्यू देखे थे। आज हम और इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको देखेंगे जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और यदि आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो जैसे हमारा प्रश्न है कि द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज नियरली, यानी सूर्य का पृष्ठ तापमान लगभग कितना है। तो ये होता है लगभग 6000 केल्विन। 6000 केल्विन के बराबर होता है हमारा इसका टेम्परेचर। तो सूर्य जो होता है सौर मंडल का ऊर्जा स्रोत है और यह मध्यम आकार का एक तारा है। तो क्या है, स्टार है एक मध्यम आकार का। सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है, जो कि इसकी कुल आयु का आधा है। और सूर्य के पृष्ठ प्रकाश मंडल का तापमान 6000 केल्विन या 6000 माइनस इसमें से 273 घटा देंगे तो हमारा सेल्सियस में आ जाएगा, जिसे सूर्य के पृष्ठ का लगभग तापमान माना जा सकता है। तो नियरली हमको ये याद रखना है कि 6000 केल्विन होता है। फिर अगला देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है, यानी विच वन अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। तो स्मॉलेस्ट टेम्परेचर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डिग्री केल्विन मापक्रम पर। तो उपरोक्त में से जो न्यूनतम संभव तापक्रम होगा वो 1 डिग्री होगा, यानी कि तो जो हमारा न्यूनतम संभव ताप होगा वो हमारा यानी -273 डिग्री सेल्सियस तक होगा, यानी कि 1 केल्विन पर हमारा टेम्परेचर मिनिमम इतना होगा। फिर है हमारा कि समान मात्रा 50 ml के जल को निम्नलिखित 4 नमूने यानी 100 ml धारिता के 4 बीकरों में डाले गए और उनके कथनांकों का एक ही तापमापी से यथार्थ निर्धारण किया गया। बाकी 3 नमूनों की अपेक्षा कौन से जल के नमूने का कथनांक न्यूनतम होगा। तो इसका आप पढ़ सकते हैं इसे इंग्लिश में भी। तो इसका जो हम देखेंगे तो उसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा आसुत जल होगा उसका जो हमारा क्वथनांक होगा न्यूनतम होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि जो समान मात्रा के 50 ml के जल है हमारा, यानी हमारे जो बीकर हैं उनमें 50 ml का हमने जल भरा है 4 बीकरों में। 100 ml उनकी धारिता है, यानी 100 ml उनमें आ सकता है पानी। तो उनके कथनांकों का एक ही तापक्रम से यथार्थ निर्धारण किया जाएगा। तो बाकी 3 नमूनों की अपेक्षा आसुत जल का क्वथनांक न्यूनतम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो जल के अन्य 3 नमूने हमें अशुद्धि मिली है। अब जिसमें अगर हम अशुद्धि मिल जाएंगे तो कथनांक जो क्या होता है बढ़ जाता है। अगर भी कभी लिक्विड में इम्प्योरिटी मिटा देते हैं यानी अशुद्धता मिला देते हैं तो उसका जो कथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाता है। तो आसुद्ध जल में कोई हमारी अशुद्धि नहीं होगी, इसलिए उसका जो कथनांक हो जाएगा वो घट जाएगा। तो इसलिए ये है, बाकी अशुद्धि मिलाने से जल का कथनांक बढ़ता है, ये हमें याद होना चाहिए। यानी अगर हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, यही इससे यहाँ से समझना था। फिर अगला देखेंगे, ट्रिपल पॉइंट पर पदार्थ का सह अस्तित्व किसके द्वारा होता है, यानी एट ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन। तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा है, जो मॉक में देखा था हमने ये। तो इसमें होता है कि जो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो हमारा जल होता है ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। यानी ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारा वाटर जो है वो हमारा तरल भी है और गैस भी है और ठोस भी है। तो ये इसके लिए होगा। तो वह ताप जिसमें पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। और जल इसके लिए जो टेम्परेचर है वो हमारा 0.01 डिग्री सेल्सियस यानी 273.16 केल्विन। तापमान व 0.06 वायुमंडलीय दाब। तो इस अवस्था पे जो पानी होता है तीनों अवस्था में पाया जाता है। फिर है बर्फ़ के दो खंडों को आपस में मिलाने से दबाने से वो एक खंड क्यों बन जाते हैं। यानी हम देखते हैं जब बर्फ़ को हम दो उनको मिलाते हैं तो वो आपस में एक जॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाते हैं पूछा है, तो इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, वाई डू टू आइस ब्लॉक्स जॉइन टू फॉर्म वन ब्लॉक व्हेन प्रेस्ड टुगेदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो दाब बढ़ाने के साथ बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है। अब यहाँ से भी हम समझ सकते हैं अगर यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका होगा दाब बढ़ने के साथ क्या होता है, सिर्फ बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है, इसलिए वो जुड़ जाते हैं। तो गर्म करने से जिन पदार्थों के आयतन में कमी आती है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ़, बिस्मट, ढलवा, लोहा। अतः जब दो बर्फ़ के खंडों को आपस में मिलाकर दबाया जाता है तो दाब और घर्षण के कारण यानी जो हमारा प्रेशर और फिक्सन के कारण कुछ हीट हमारी उत्पन्न होती है, जिसके ऊपरी सतह पिघल जाती है। ऊपरी सतह के गलने के कारण घर्षण कम हो जाता है, जिससे तापमान भी कम हो जाता है और दोनों बर्फ़ खंडों के मध्य जल जमा हो जाता है और ये एक खंड बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से समझना था ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका दाब बढ़ाने के साथ बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है।
ये वायुमंडलीय दाब नहीं है, ये हमारा इस टाइप का दाब है, प्रेशर है ये, जिसको हम यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ ये एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगे तो इस कारण ये होता है। फिर हमारा यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा किया होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी समय में 70 से 60 होने में कितना समय लगेगा। तो इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इफ़ टी इनसाइड अ कप टेक्स एग्जैक्टली 1 मिनट टू कूल डाउन फ्रॉम 90 से 80, यानी 90 से 80 जाने में उसको 1 मिनट लगता है, तो 70 में से 60 जाने में कितना समय लगेगा। तो इसका देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, कि वो मोर देन 1 मिनट। तो इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि होता है क्योंकि 1 मिनट से अधिक का समय लगेगा, क्योंकि समान मात्रा के लिए निम्न ताप पर ऊष्मा हानि की दर उच्च ताप पर ऊष्मा हानि की दर से कम होती है, यानी इसमें ऊष्मा हानि की दर जो होगी कम होगी, तो इसलिए जो इसमें समय लगेगा इसमें ज़्यादा लगेगा। फिर अगला देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें, तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो इसको देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये देख सकते हैं। तो ए का जो होगा वो होगा हमारा 3, इसको अभी हम मिला के देख लेते हैं, यानी कि जो हमारा ए का जल का क्वथनांक होगा हमारा 373 केल्विन होगा, 100 डिग्री पे उमलता है तो 373 हो जाएगा। और जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 पे होता है, तो 4 में हम 273 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 277, तो ये हमारा डी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4। और इस तरह देखेंगे हम, तो इसे फिर से देख सकते हैं, जो हमारा जल का क्वथनांक होगा वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो 373 केल्विन हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 310 केल्विन होता है हमारा, 310 केल्विन होगा। और जो जल का घनत्व जो मैक्सिमम होता है वो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 को अगर हम केल्विन में बदल देंगे तो 270 हो जाएगा। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 200 हमारा 33 केल्विन के बराबर होता है। फिर है परम शून्य ताप क्या है, यानी व्हाट इज़ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह है कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, यानी जितना न्यूनतम हमारा संभव तापमान होगा उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो वह तापमान जिस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, यानी जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो अगर जीरो हो जाती है तो इसे हम परम शून्य ताप कहलाते हैं। और सैद्धांतिक रूप से यह न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप पर केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन होता है, और सेल्सियस पर देखेंगे तो ये 273 माइनस का 273 होगा। और फिर अगला देखेंगे कि द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दैट इज टेम्परेचर बिलो विच इज़ नॉट अचीव इज़ अबाउट, यानी परम शून्य ताप अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता लगभग कितना होता है, तो ये -273 केल्विन होता है हमारा। इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है हमारा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं इसे, या जीरो केल्विन भी बोलते हैं। फिर है परम शून्य ताप 0 केल्विन है और डिग्री सेल्सियस में इसका मान कितना होगा, तो वही देखेंगे माइनस का 273 हो जाएगा। फिर हमारा क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से है जो है, तो ये होता है हमारा लेस देन -150। ये भी हमारा नया क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक ताप, ये भी पूछ सकते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर क्या होता है, तो माइनस लेस देन हमारा -150, तो -150 से कम तापमान को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। और ये क्या, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं एवं उपायों का अध्ययन क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के तहत किया जाता है। अति निम्न ताप में भरे गए ईंधनों को सहजता के उपयोग करने कर लेने वाले इंजनों को ही क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, तो ये भी क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित है। फिर प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान निर्भर करेगा, तो ये किस पर निर्भर करेगा, जो इसका प्रेशर होगा उसके अंतर्गत, तो ये किस पे निर्भर करेगा, ये हमारे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होगा हमारा एरिया ऑफ द अपर होल एंड वेट प्लेस्ड ऑन इन, यानी ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर, तो ये इस पर हमारा डिपेंड करेगा। फिर है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ टेम्परेचर डज नॉट एक्यूज नेगेटिव वैल्यू, यानी तापमान के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो वो होता है हमारा केल्विन, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव में होता है। और सबसे जो नीचे वाला होगा वो 0 केल्विन होगा, सबसे कम। न्यूनतम संभव तापमान को परम ताप भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। फिर है फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में कितना होगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूले में रख देंगे सी, यह जो फार्मूला देखा था हमने इसको काट के भी कर सकते हैं C/5 वाले से, लेकिन इससे भी हमारा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा C-0/100, इसे रख देंगे। फ़ारेनहाइट हमें 200 दिया है, 200 - 32/180, और यहाँ आ जाएगा C/100, तो इसे काट फिट करेंगे तो ये हमारा लगभग क्या आ जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस।
तो ये इसका सही आंसर होगा हमारा। फिर अगला है हमारा कि द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, तो इसमें क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर में हमारा खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है। तो ये होगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमारा सेफ जिसको माना जाता है सेफ तापमान। तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। और रेफ्रिजरेटर में वाष्पन प्रक्रिया द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें तांबे के एक वाष्पक कुंडली के द्वारा फ्रीऑन गैस भरी रहती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडा उत्पन्न करती है। और रेफ्रिजरेटर के अंदर ताप बहुत कम होता है जिससे खाद्य पदार्थों में किण्वन की क्रिया संभव नहीं होती है, अतः उससे रखे जाने वाला खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर हम रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दें तो कमरे में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा ठंडे की बजाय गर्म हो जाता है। तो ये भी पूछा जाता है क्या हो जाएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं हम। तो ये हमारा गर्म हो जाता है। फिर हमारा थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, यानी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थर्मोस्टेट। तो इसका जो पर्पस है वो है हमारा तापमान को स्थिर रखना। तो हमारा तापमान को स्थिर रखना इसका हमारा काम है या इसका सिद्धांत है। फिर थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, तो ये क्या करता है हमारा थर्मोस्टेट। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, यानी ऑटोमेटिक रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के टेम्परेचर को अपने आप इसका कंट्रोल करता है। फिर है थर्मोस्टेट इज़ रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, तापक्रम से रिलेटेड है। फिर है 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इसका जो मान होगा वो हम इसे रख देंगे, यानी कि एफ बराबर जो होगा ये हो जाएगा सी और 9/5 + 32। ये इस पे फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से हम सारी वैल्यू को रखेंगे। ये हमें जो डिग्री सेल्सियस में दिया है वो 50 दिया है, 50 × 9.5 9/5 + 32। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 112 हमारा आ जाएगा, 122 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में हमें वैल्यू दी है 50, तो इससे रख देंगे फॉर्मूले में। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इससे आप नोट कर सकते हैं। फिर है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होगा। तो ये कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा 160। 160 पे जो होगा ये दुगना होगा। तो इसे रख देंगे, वही फॉर्मूला रखेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, सिंपल है ये कि C/5 बराबर F-32/9। इसे अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कभी 100 आ जाएगा नीचे या 180 इस टाइप में भी लिख सकते हैं। जो ईजी होगा वो ये याद रखना है। फिर इसमें वैल्यू को रख देंगे। हमें क्या करना है, सी जो फ़ारेनहाइट है उसको दोगुना कर देना है, तो 2C - 32/9 आ जाएगा। तो इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9C आ जाएगा और ये 5 से गुणा करेंगे तो 10C - 160। तो C बराबर जो आ जाएगा वो 160 आ जाएगा। तो 160 ताप पे जो होता है फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। तो ये याद रखना है। और जो -40 पे होता है दोनों सेम होते हैं। फिर 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो वही रखना है, फॉर्मूले में रखेंगे, इसको निकाल देंगे तो ये 104 आ जाएगा। एफ बराबर जो होगा वो है हमारा 9/5 C + 32। जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C/5 बराबर F - 32/9। फिर एक केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो केल्विन में हम कितना होगा, तो ये अभी देखा था हमने 310 होता है। केल्विन में 310 होगा। और अगर हमें डिग्री में निकालना है तो 273 में से इसको घटा देंगे, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ आ जाएगा हमारा ये 37 डिग्री लगभग आ जाएगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा मिनिमम होता है। तो देख सकते हैं फ़ारेनहाइट में ये हमारा याद भी होने चाहिए कि जो केल्विन में होता है वो हमारा 310 होता है, और फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 होता है, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, तथा रियोमर पैमाने में 29.6 होता है। फिर है अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का कथनांक, यानी एट हाइयर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो ये क्या होता है, तो ये होता है क्या हो जाता है, घट जाता है। इसके बहुत एग्जांपल होते हैं। जैसे हमारा ये पूछा जाता है कि जो पहाड़ों में होता है वो दाल हमारे देर से क्यों गलती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ गई है, तो हमारा जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो घट जाता है। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये हमारा घट जाएगा, क्वथनांक इसका घट जाता है। तो अधिक ऊंचाइयों पर द्रव के क्वथनांक घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो उसी अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता है, यानी प्रेशर घट जाएगा। अतः स्पष्ट है कि दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक जो होता है बढ़ता है, और दाब कम करने पर द्रव का क्वथनांक घटता है। इसलिए जो मैदानी क्षेत्र में होगा अपेक्षा पहाड़ी में अधिक वाले भोजन देरी से पकता है। तो वही ये है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। फिर है किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक,
ये हमारा थोड़ा 11th से रिलेटेड होगा। 11th में पढ़ते हैं इसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक दिया है और इस पदार्थ के आयतन प्रसार गुणांक का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज ऑफ मटेरियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये हमारा इनका जो रेशियो होता है ये याद रखना चाहिए। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में निम्न होता है, जहाँ बीटा जो होता है ये हमारा क्षेत्रीय प्रसार होगा और लैम्डा जो होगा ये आयतन होगा। एक अल्फा होता है वो हमारा होता है रेखी प्रसार गुणांक। तो ये इसके लिए याद रखना है बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 3। तो लैम्डा हमको निकालना है, बीटा ये है, बीटा की जगह रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵ अपॉन 2 और इक्वल्स टू लैम्डा 3 को यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा 16×3 = 48, 4.8 और ये 10⁻⁻5 ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, 2 को इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻5। तो इस तरीके से करना है। फिर हमारा दो धातुएं ए और बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं। हमें देखना है कि हमें ये दिया है और इसमें ए और बी जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हैं। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि अगर हम इन्हें मेल्ट गर्म करेंगे तो ए जो होगा ये हमें ज़्यादा फैलेगा। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह किस रूप का ग्रहण करेगी। हमने बताया है कि ए जो है ज़्यादा फैलती है, तो ये किस तरीके से होगा बताना है। तो हमें ये देखना है कि जो ए होगा वो किस तरीके से फूलेगा या बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा फैलेगा। तो ज़्यादा ए किस में फैल रहा है हमारा, वो सेब अगर फैलेगा तो वो यू का आकार में फैलेगा। तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। अब इन दोनों में से भी देखेंगे, यहाँ जो हमारा हो रहा है ये नीचे वाला ज़्यादा फैल रहा है और यहाँ देखेंगे तो ऊपर वाला ज़्यादा फैल रहा है ये। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो हमारा बी होगा। तो द्विघाती पत्ती में जो धातु अधिक फैलती है वो बाहर की ओर रहती है, यानी जो बाहर ज़्यादा फैलेगी वो बाहर की ओर होगी। अर्थात यदि ए पत्ती अधिक फैलती है तो ऊपर ए बाहर की ओर रहेगी, जबकि बी जो होगी फैलने के कारण नीचे या अंदर की ओर रहेगी। तो दोनों पत्तियां प्रसार के कारण मुड़ जाएगी और विकल्प बी का आकार ग्रहण कर लेगी। फिर पानी एक श्रेष्ठ शीतलक है और कार, बसों और ट्रकों आदि के इंजनों को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह इसलिए है कि पानी को हम जब कोई हमारा इंजन गर्म हो जाता है उसको यूज़ किया जाता है एज अ शीतलक यानी कूलेंट। तो क्यों किया जाता है पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है यानी स्पेसिफिक हीट ये ज़्यादा होती है। हमने एक कल देखा था ये फार्मूला Q = ms∆T होता है, जहाँ जो S होता है ये हमारी स्पेसिफिक हीट होती है यानी विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो पानी की ये ज़्यादा होती है। पानी एक श्रेष्ठ शीतलक है क्योंकि इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा अर्थात ऊष्मा धारण करने की उच्च क्षमता होती है। इसलिए कारों, बसों और ट्रक आदि के इंजनों को ठंडा करने के लिए इसका पानी उपयोग में किया जाता है। फिर किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो विशिष्ट ऊष्मा हमने देखा था वो क्या होता है, तो इसे सिंपल समझ लेते हैं। इसमें ऑप्शन पूरे नहीं आए हैं। तो Q = होता है हमारा ms∆T। यहाँ से अगर हम S को निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा m × ∆T और बट्टे Q। तो S किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड करता है, यानी जो स्पेसिफिक हीट होती है ये हमारे द्रव्यमान पे निर्भर करती है। ∆T यानी जो हमारा तापमान का अंतर है उस पर निर्भर करती है। तो हमें याद रखना है, एक जो करेगी वो हमारे मास पे करेगी, दूसरा करेगी वो हमारे ∆T पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के डिफरेंस पे, तीसरा जो करती है वो हीट जो दी है उस पर निर्भर करती है। तो इन तीनों पे निर्भर करती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।